ग्रहों की गति तथा केपलर का नियम। इसमें अपने 3 नियम है टोटल। पहला नियम ये है केपलर का कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य दीर्घवृत्त की नाभि पर स्थित होता है। ये पहला नियम है, इसको याद करना है। किसी ग्रह की, दूसरा नियम है किसी ग्रह की सूर्य के परितः क्षेत्रीय चाल यानी कि dA/dt नियत रहती है। अब इसका मतलब अभी समझेंगे अपन। कक्षा है, मान लेते हैं कि ये कोई दीर्घवृत्ताकार कक्षा है और दीर्घवृत्त में 2 नाभि होती है, अपन जानते हैं। तो 2 में से किसी एक नाभि पे मान लेते हैं कि ये सन है, सूरज यहाँ पे सन ये है और ये कोई प्लेनेट है, इस जगह पे वो कोई प्लेनेट है और स्पर्श रेखी दिशा में उसका वेग मान लेता हूं मैं कुछ v के बराबर है। ओके, कुछ वेग उसका है v। अब एक स्थिति सदिश बना रहा हूं मैं सन से प्लेनेट की तरफ। प्लेनेट यानी कि p ग्रह और सन यानी कि सूरज। ये किसी भी सौर मंडल के किसी भी ग्रह के साथ हो सकता है, कोई और सौर मंडल भी हो सकता है यूनिवर्स में, उसके साथ भी यही केस होगा। ठीक है, कोई और सूरज हो और कोई और प्लेनेट हो, उसके साथ भी यही होगा। तो मान लिया कि ये कोई आर वेक्टर है और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं मान लो कि ये एंगल कुछ बढ़ा देता हूँ, थीटा या फाई या कुछ भी अपन इसको ले लेते हैं थीटा, यानी कि आर और वी के बीच का एंगल अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि किसी टाइम टी पे यहाँ पे है, तो आफ्टर टाइम dt टाइम पश्चात ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा। ओके, अच्छा इसको मैंने थीटा बोला है और ये जो थोड़ा सा आगे गया है मैं इसको ऐसा करता हूँ फाई बोल देता हूँ, क्योंकि उसको मैंने थीटा बोल दिया ना, तो इसको मैं बोल देता हूँ फाई, मतलब डी फाई, छोटा सा एंगल डी फाई, थोड़ा सा जो आगे गया वो डी फाई आगे गया। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं इस एंगल मतलब इस क्षेत्र की। ये जो छोटा सा क्षेत्र बनेगा थोड़ा सा आगे जाने पर ये जो थोड़ा सा एरिया उसने कवर किया, ये डी ए अपने को लिखना है। तो देखना मैं डी ए लिख रहा हूं और तुम बताना तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। मैंने लिखा है डी ए बराबर 1/2, ये दूरी आर है, ये दूरी क्या है आर। डी ए बराबर 1/2 आर स्क्वायर डी फाई, मैंने ये लिखा। बताओ ये किसे समझ में नहीं आया? सोचो पहले और देखो, दिमाग लगाओ और फिर बताओ कि किसको समझ में नहीं आया। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त से समझो, वृत्त से समझ में आ जाएगा जल्दी से। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई एंगल में, यानी कि पूरा अगर मैं 2 पाई घूम जाऊं किसी वृत्त में, अगर मान लो मैं पूरा 2 पाई घूम जाऊं, पूरा 2 पाई, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर मैं पूरे वृत्त में घूम जाऊं तो 2 पाई एंगल पे, अगर मैं पूरा 2 पाई एंगल घूम जाऊं तो कितना क्षेत्रफल आया? पाई आर स्क्वायर। एकांक एंगल पे, एकांक कोण पे, अगर मान लो एकांक कोण पे अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा? 1/2 आर स्क्वायर। देखो पाई बाई 2 पाई, तो 1/2 आर स्क्वायर, आर वृत्त की त्रिज्या है ना। तो बताओ डी थीटा एंगल पे कितना हो जाएगा या डी फाई एंगल पे कितना हो जाएगा? हाफ आर स्क्वायर डी फाई। तो अपन क्या है कि इसको छोटा सा वृत्त का मतलब मान लेते हैं, छोटा सा वृत्त मान लेते हैं, ये इतना सा इसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्षेत्रफल होगा वो लगभग इतना होगा, हाफ आर स्क्वायर डी फाई। इस v के 2 घटक होंगे, एक तो होगा v cos थीटा, एक होगा v sin थीटा। v sin थीटा के कारण ये घूम रहा है, v sin थीटा के कारण ये घूम रहा है, और v cos थीटा के कारण क्या है? v cos थीटा जो है वो इसकी दूरी में परिवर्तन ला रहा है। ये जो r है ना, देखो v cos थीटा, ये कौन सी वेग है? v cos थीटा क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। देखो जैसे जैसे आगे जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ेगी, और आगे जाके देखो ये डिस्टेंस बढ़ेगी। कोणीय वेग किसके कारण आ रहा है? अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओमेगा की, तो ओमेगा किसके कारण आ रहा है? v sin फाई के कारण। ओमेगा बराबर v sin फाई अपॉन आर। अगर मान लो ओमेगा लिखना चाहो तो v sin फाई अपॉन आर, ये तुम्हें वृत्तीय गति में भी पढ़ाया होगा, v sin फाई अपॉन आर। किसी क्षण पे, इस क्षण की बात हो रही है, तो इस क्षण पे मैंने dA लिखा। अब मैं dA/dt कर रहा हूँ। ओह हाँ, थीटा 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 थीटा, गड़बड़ होगी थीटा, सही बात है। पाई तो वो है ना नीचे वाला जो एंगल घूमा,
थीटा आएगा, थीटा वो आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा। और इसको अगर मैं डी फाइव उससे लिखूं तो वो बन जाएगा डी फाइव बाई डी टी, क्योंकि फाई और थीटा में फर्क है। अगर फाई से लिखूंगा तो डी फाइव बाई डी टी लिखना पड़ेगा, और अगर वेलोसिटी से लिखूंगा तो ये थीटा है, मैं भूल गया मैंने फाई लिख लिया था इसको, वी साइन थीटा अपॉन आर। दोनों में देख लो तुम क्या फर्क है, डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन आर। अब इसको यहाँ पे करते हैं, दोनों तरफ डी टी से भाग दे दो, तो डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी ये क्या बन जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डी फाइव बाई डी टी। ओके, डी फाइव बाई डी टी को बताओ मैं क्या लिख सकता हूँ, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, देखो देखो अगली स्टेप मैंने क्या लिखा, डी फाइव बाई डी टी को ओमेगा लिख दिया। अब इस ग्रह का द्रव्यमान मान लो स्मॉल एम है, ग्रह का द्रव्यमान क्या मान लो स्मॉल एम, सूर्य का नहीं ग्रह का। ग्रह का द्रव्यमान अगर स्मॉल एम है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्मॉल एम से गुणा कर रहा हूँ और स्मॉल एम से ही भाग दे रहा हूँ। ऐसा करने से क्या फर्क पड़ा, ऐसा करने से ये फर्क पड़ा कि जो डी ए बाई डी बना, ध्यान से देखो, जो डी ए बाई डी टी बना, डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर, एम नहीं एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। इसको ध्यान से देखो, एम आर स्क्वायर को एक साथ ले लिया इंटू ओमेगा, ये मैंने ले लिया ओमेगा डिवाइडेड बाय एम, डिवाइडेड बाय एम। ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली टर्म कहीं देखी है क्या, ऊपर वाली टर्म कहीं देखी क्या, एम आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, हाँ आई जड़त्व आघूर्ण, एम आर स्क्वायर जड़त्व आघूर्ण, आई ओमेगा क्या हो जाएगा कोणीय संवेग, जिसको अपन एल से लिखते थे, एल बाई 2m, नीचे क्या बन जाएगा 2m। अब क्या यहाँ पे कोणीय संवेग नियत रहेगा, सोचो इस बात पे। अब सिर्फ मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, है ना। मैंने डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाली है यहाँ पे एल बाई 2m, डी एल बाई डी टी की जो वैल्यू निकाली है वो आई है एल बाई 2m के बराबर, है ना। इसमें एल जो है वो है कोणीय संवेग, एम आर स्क्वायर जड़त्वाघूर्ण इंटू ओमेगा, आई ओमेगा कोणीय संवेग ये बन गया। तो कोणीय संवेग जो होगा वो यहाँ पे रहेगा नियत, क्योंकि इस बिंदु P पर, बिंदु P यानी कि जो अपना प्लेनेट है, ये वाला बिंदु P प्लेनेट, देखो मैं थोड़ा सा डार्क करता हूं इसको, ये प्लेनेट पर बल किधर लगेगा, गुरुत्वीय बल किस दिशा में लगेगा, देखो इस पर गुरुत्वीय बल लगेगा सूर्य की तरफ, सन की तरफ, इधर गुरुत्वीय बल लग रहा है। तो विद रेस्पेक्ट टू सन यानी कि सूर्य के सापेक्ष बल आघूर्ण कितना है, टॉर्क जिसे कहते हैं, टॉर्क कितना है, देखो 0। अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क क्या होता है dl बाई dt। अगर किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण 0 है तो उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। इसलिए dA बाई dt नियत होगा। बात समझ में आई? ये याद करना है, ये दूसरा नियम है केपलर का। अब तीसरा नियम देखते हैं। यदि कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है ना। अच्छा, ग्रह से मतलब होता है जो घूम रहा है, और सूर्य से मतलब होता है कि जो सेंटर पे है। अब इसमें पृथ्वी और चंद्रमा भी हो सकता है। पृथ्वी अगर सेंटर पे है तो पृथ्वी सूर्य की तरह काम कर जाएगी, और चंद्रमा पृथ्वी की, मतलब सन प्लेनेट सिस्टम इस चीज को कहा जाता है। जो सेंटर पे है वो सन होता है, और जो चक्कर काट रहा है उसको प्लेनेट कहते हैं। तो सन प्लेनेट सिस्टम है। अगर वो वृत्त या दीर्घ वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो आवर्त काल का वर्ग त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। अगर दीर्घ वृत्त में घूम रहा है तो दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष, वृत्त दीर्घ वृत्त की जो अर्ध दीर्घ अक्ष है, तुमने पढ़ा होगा दीर्घ वृत्त में, उसके घन के समानुपाती होता है। ठीक है,
तो ये भी अपने को याद रखना है, टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब के, या टी स्क्वायर समानुपाती होता है ए क्यूब के। इसको स्क्वायर को अगर उधर ले जाओगे तो टी समानुपाती आर की पावर 3/2 बन जाएगा। ग्रह जो है वो आर त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। इसके लिए करना इजी हो जाता है, थोड़ा इजीली हो जाता है फटाफट से, इसलिए मान लिया कि भाई वृत्त में घूम रहा है। मान लो कि इसका कोणीय वेग क्या है, ओमेगा। ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। अगर मैं ओमेगा ज्ञात कर लूंगा तो ओमेगा को 2π/t लिख दूंगा, उससे मुझे आवर्तकाल मिल जाएगा। चलो, तो केंद्र की तरफ कुल बल G, कैपिटल M, S, MS मतलब मास ऑफ द सन जो सेंटर पे है, स्मॉल m अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर, ये केंद्र की तरफ कुल बल बराबर m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर आर। देखो m से m खत्म, ओमेगा को लिखो 2π/t, हल करो तो टी स्क्वायर का जो मान आएगा वो आएगा तुम्हारे पास 4π² अपॉन G MS मास ऑफ द सन इनटू आर क्यूब। अगर ये दीर्घवृत्त होता तो आर क्यूब की जगह ए क्यूब होता, ठीक है। दीर्घवृत्त के केस में ये हो जाता टी स्क्वायर बराबर, लिख लेना, दीर्घवृत्त के केस में सब कुछ सेम रहता, बस आर की जगह क्या मिल जाता मुझे, ए क्यूब, ठीक है। ये याद कर लो, इतना ज्यादा कोई यूज आता नहीं है, मतलब डेरिवेशन वगैरह कोई पूछता है नहीं कभी, याद कर लो वो काफी है। क्वेश्चन अगला ये है अपना कि एक ग्रह जो है आर त्रिज्या के वृत्त में सूर्य के चक्कर काट रहा है, उसका आवर्तकाल टी दे रखा है। कोई दूसरा ग्रह है वो भी उसी सूरज के चक्कर काट रहा है पर उसकी त्रिज्या 4r है, तो दूसरे जो ग्रह है उसका आवर्तकाल टी के पदों में ज्ञात करना है। जैसे मान लो पहले का आवर्तकाल है टी, तो टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब, ठीक है। मान लो कांस्टेंट के है, 4π² को मैंने के बोल दिया। नया आवर्तकाल मान लिया टी डैश है, टी डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू वापिस से वही कांस्टेंट के और 4r का होल क्यूब। दोनों समीकरणों को भाग दो, भाग देने पर तुम्हें मिलेगा t/t डैश का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर में लिख नहीं रहा हूं मैं, डायरेक्ट इधर कर दूंगा, 1/4 की पावर 3/2। तो पहले तो 4 का क्यूब कर दो तो 64 बन जाएगा, और फिर 64 का रूट ले लो तो बन जाएगा 8, यानी कि टी डैश बराबर हो जाएगा 8t। टी डैश क्या मिल जाएगा, 8t, ओके। एक मिनट रुक जा, मैं मेरी बात पूरी कर दूं। यहाँ पे दो सन प्लेनेट सिस्टम है, ये जो सिस्टम 1 है इसमें जो प्लेनेट है उसको ए नाम दे दिया, और जो सिस्टम दूसरा वाला जो सिस्टम है इसमें जो प्लेनेट है, जो ग्रह है, उसको बी नाम दे दिया, ठीक है। इसमें जो सन है, वो जो सन मतलब जो केंद्र पे रखा है, उसका द्रव्यमान m है, त्रिज्या r, त्रिज्या में कक्षा की त्रिज्या r है। यहाँ पे जो है 16 m का सन है और त्रिज्या 4r है, केंद्र से दूरी होती है ना 4r दूरी। दोनों के आवर्तकाल का अनुपात ज्ञात करो, TA/TB ज्ञात करो, TA/TB, TA/TB ज्ञात करो। तो इसको मैं हल कर रहा हूं, देखना। तो टी स्क्वायर जो होता है तो इसका वर्ग ले लेते हैं, टी स्क्वायर है ना,
तो टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर, इधर बन जाएगा टी ए में बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी और एम मास ऑफ द सन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा एम इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय, इसको भाग देना पड़ेगा 4 पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, अपॉन जी इन 16m इंटू जी, जी इधर लिख देता हूँ पीछे, और इसकी त्रिज्या है 4r, 4r का क्यूब, डिवाइड करोगे, हल करोगे, सारा काटा पीटी सब करने के बाद जो फाइनल आंसर मिलेगा T1 अपॉन T2। ए बी नाम है, तो टी ए अपॉन टी बी जो मिलेगा वहां पे ये 1/2 आएगा, 1/2 हल करने पर। अब हल तुम करना, नोट करके ये बात लिख लो कि आवर्तकाल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देखो ये 2m और m कोई यूज नहीं आया है, इस बात को लिख लेना, आवर्तकाल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यहां पे अपन किसी ग्रह की ऊर्जा के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सन प्लेनेट सिस्टम है, जो केंद्र पे है उसको सन बोला है, उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, जो घूम रहा है, जो चक्कर काट रहा है, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, उसको प्लेनेट बोला है। अब ये सन प्लेनेट सिस्टम है, सन प्लेनेट सिस्टम मतलब केंद्र पे एक द्रव्यमान है और चारों तरफ दूसरा द्रव्यमान घूम रहा है, माना कि उसकी चाल v है और ये r त्रिज्या के वृत्त में घूम रहा है। इस सिस्टम की अपन ने स्थितिज ऊर्जा लिखी है, ठीक है। इसकी स्थितिज ऊर्जा मैंने लिखी है -gmm/r। तुम समझ गए होंगे कैसे लिखा मैंने, दो द्रव्यमान है r दूरी पर, तो k q1 q2/r जिस तरह से लिखते हैं ना, उसी तरह से gm1 m2/r पर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आकर्षण की प्रकृति होती है, मैंने पहले ये समझाया था। अब गतिज ऊर्जा के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो gmm/r² लिखा है, ये वाला, ये जो लिखा है ये, ठीक है, ये चीज जो लिखी है बेसिकली अभी केंद्रीय बल मैंने लिखा हुआ है, केंद्र की तरफ कुल बल gm1 m2/r², केंद्र की तरफ कुल बल gm1 m2/r² बराबर mv²/r। m छोटा वाला लेंगे क्योंकि छोटे m पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो सन है उसको स्थिर माना है, यानी कि जो कैपिटल m है उसको स्थिर मान के अपन काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इसमें फेर बदल किया, r से r काट दिया, दोनों तरफ 1/2 से गुणा कर दिया, तो हाफ mv² क्या बन गया, gmm/2r, गतिज ऊर्जा मिल गई मुझे। तो ध्यान से देखो, जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा के परिमाण की आधी है, ठीक है, या मैं यूं बोल सकता हूं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा की दुगनी है, परिमाण में दुगनी है। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो गतिज ऊर्जा अगर E के बराबर है, मान लो कि गतिज ऊर्जा, इसको मैं E बोल दूं, गतिज ऊर्जा कितना है, अगर E है तो स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -2E। देखो, और टोटल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -E, यानी कि कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक है। और एक बात ध्यान रखना, कुल कैसे, दोनों को जोड़ दिया, और तो कुछ यहाँ पे है नहीं, दोनों को जोड़ दिया। और कुल ऊर्जा नेगेटिव से मतलब होता है कि जो सिस्टम है वो बाउंडेड है। कुल ऊर्जा नेगेटिव से मतलब क्या होता है कि सिस्टम बाउंडेड है, मतलब m और स्मॉल m दोनों एक दूसरे से बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये सिस्टम चल रहा है। अगर मान लो कि मुझे इस ग्रह को, ये जो चारों तरफ घूम रहा है, मैं चाहता हूं कि यार इसको पलायन करा दें, पलायन कर दें मतलब अनंत पे अगर भेजना है तो कुल ऊर्जा 0 से ज्यादा होनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अनंत पर भेजने के लिए, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाऊंगा, मान लो ये अनंत पे चला गया, तो अनंत पे कुल गतिज ऊर्जा मिनिमम 0 और स्थितिज ऊर्जा 0। तो अनंत पे जितनी ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा अनंत पे है वो 0 से अगर ज्यादा है, अनंत पे भेजने के लिए अगर मान लो मैं बोलूं कि अनंत पे भेजना, ऊर्जा संरक्षण लगाया, तो अनंत पे कुल ऊर्जा गतिज प्लस स्थितिज दोनों मिला के ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि स्थितिज तो 0 और गतिज 0 या 0 से ज्यादा। अगर अनंत तक भेजना है तो कुल ऊर्जा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि कुल ऊर्जा अगर धनात्मक आ रही है,
तो ये बात समझ जाना कि ये सिस्टम को छोड़ के चला जाएगा, यानी कि जो चक्कर काट रहा है ना, चक्कर नहीं काटेगा, ये इसकी कक्षा को छोड़ के इसको एनर्जी मिल गई मान लो कहीं से, मान लो कि इसको कितनी एनर्जी और दूं कि ये पलायन कर जाए, यानी कि टोटल एनर्जी कितनी है, -E है। अगर मैं इसको E एनर्जी और दे दूंगा, मान लो मैंने इसको -E के साथ साथ, -E तो अभी कुल थी सही, ये बाउंडेड जब था, अगर मान लो मैं इसको +E एनर्जी और दे दूं, यानी कि गतिज ऊर्जा के रूप में इसको और +E दे दूं, यानी कि इसकी गतिज ऊर्जा को अगर मैं दुगनी कर दूं, तो ये पलायन कर जाएगा, ये पलायन कर जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो अगर कोई भी सिस्टम बाउंडेड है तो उसकी कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है, ये ध्यान रखना। प्रश्न लिखो, ग्रह को, ये जो छोटा एम द्रव्यमान है उसको ग्रह बोला है, ग्रह को पलायन कराने के लिए, यानी कि इस कक्षा को छोड़ने के लिए, कक्षा छोड़ के मतलब अनंत पे चला जाए, ग्रह को पलायन कराने के लिए वेग में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? ग्रह को पलायन कराने के लिए वेग में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? किसी बाह्य कारक ने मान लो किसी तरह से इसका वेग बढ़ा दिया, पीछे से कोई मान लो इसको ठोक दिया या कुछ हो गया, मतलब मान लो किसी ने इसको जो है एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी तरह से इसका वेग बढ़ा दिया इस इंस्टेंट पे, जो इंस्टेंट बताया गया है, ठीक है। ये r त्रिज्या के वृत्त में v वेग से चक्कर काट रहा था। वेग में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? पलायन कराने के लिए वेग में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? इस बात को लिख लेना कि अगर बाउंडेशन खत्म करनी है तो कुल ऊर्जा को 0 करना पड़ेगा, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी ग्रह को या उपग्रह को, जो भी है, उसको अगर अनंत पर भेजना है तो कुल ऊर्जा को 0 करना पड़ेगा। टोटल एनर्जी शुड बी 0 फॉर पलायन, मतलब फॉर एस्केप। गतिज ऊर्जा जो है, जब ये घूम रहा है, माना इसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक इसकी गतिज ऊर्जा मान लो कि है E। अगर इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा E है तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी इसकी -2E, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी -2E, हल करने पर हो जाएगा टोटल -E। इसको जब ये घूम रहा था तो इसकी कक्षा में कुछ ऐसा काम किया, किसी तरह से इसका वेग बढ़ा दिया यहाँ पे, है ना, तो स्थितिज ऊर्जा तो अभी भी -2E ही रहेगी। अनंत पर भेजना है तो कुल ऊर्जा को 0 या 0 से ज्यादा करना पड़ेगा, तो मिनिमम के लिए कुल 0 होना पड़ेगा, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा को कितना करना पड़ेगा, +2E करना पड़ेगा। किसी तरह से इसकी गतिज ऊर्जा को इस जगह पे दुगनी कर दो तो ये कक्षा छोड़ के निकल जाएगा और अनंत पे चला जाएगा। इसका पथ जो होगा वो दीर्घवृत्ताकार नहीं, परवलयाकार होगा, इसका जो पथ होगा परवलयाकार होगा, है ना। वो पथ के बारे में भी आगे बताऊंगा, पथ के बारे में आगे बताऊंगा अभी। तो टोटल कितना हो गया ये 0। गतिज ऊर्जा पहले थी E, अब हो गई 2E। गतिज ऊर्जा दुगनी हो गई, यानी कि पहले ½ mv² था, अब कितना हो जाएगा, ½ m√2v²। देखो v से √2v हो जाएगा, तभी तो गतिज ऊर्जा दुगनी होगी, यानी कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, √2 -1/1 × 100, यानी कि 41% लगभग। पृथ्वी के उपग्रह में 2 प्रकार को, मतलब उसमें 2 भागों में बांट रहे, एक तो अपना प्राकृतिक जो कि अपना चंद्रमा है जिसको अपन मून कहते हैं, दूसरा होता है अपने कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो अपने सैटेलाइट वगैरह छोड़ते हैं ना, उनकी बात हो रही है। अब ये सैटेलाइट वगैरह 2 टाइप के होते हैं, है ना, वैसे तो कई तरह के होते हैं ये, मतलब आगे डिटेल में अगर तुम जाओगे तो
खूब विस्तार में, मतलब नासा वासा में जाओगे तो कई सारी चीजें, बट अपन यहाँ पे अपने सिलेबस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कृत्रिम उपग्रह जो है दो प्रकार के हैं, एक तो है जासूसी उपग्रह, दूसरा है भू-स्थैतिक उपग्रह। जासूसी उपग्रह जो होता है वो क्या है, धरती की सतह के बहुत नजदीक चक्कर काटता है, ठीक है। ये अपने जो जीपीएस वगैरह तुम देखते हो ना, मैप वगैरह जो देखते हो, सैटेलाइट इमेज जो देखते हो, ये सैटेलाइट इमेज ये जासूसी उपग्रह से ही आती है, ठीक है। मतलब ये बहुत पास होता है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं होता, मतलब कुछ किलोमीटर्स ऊपर, ज्यादा नहीं, कुछ किलोमीटर्स ऊपर होता है। जबकि भू-स्थैतिक उपग्रह जो होता है वो क्या है, काफी ऊंचाई पे होता है, भू-स्थैतिक। अब भू-स्थैतिक नाम क्यों दिया इसको, पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है। भू-स्थैतिक उपग्रह क्या होता है, पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है। इसका जो उपयोग होता है वो संचार वगैरह में काम में आता है। भू-स्थैतिक उपग्रह संचार वगैरह में काम आता है, ब्रॉडकास्ट वगैरह इन चीजों में काम आता है। जबकि जासूसी उपग्रह जो होता है ये सैटेलाइट इमेज वगैरह, ये मतलब एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ, सैटेलाइट इमेज वगैरह जो अपनी आती है ना, उसमें ये काम आता है, ठीक है। भू-स्थैतिक उपग्रह जो होता है वो भूमध्य रेखा के तल में ही होता है, भूमध्य रेखा के तल में स्थित होता है भू-स्थैतिक उपग्रह। ये सारी बातें लिख लेना अपने हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ भाई। भू-स्थैतिक उपग्रह इसके नीचे लिख लेना, यहाँ पे ये जो यहाँ लिखा ना, इसके नीचे लिख लेना कि पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है, भूमध्य रेखा के तल में। वो जो भूमध्य प्लेन होगा ना, उसी प्लेन में ये होगा। उसका कारण तुम सोचना क्यों, ऐसा क्यों कि वो उसी के तल में होगा। और जासूसी उपग्रह जो होता है वो इसमें लिख लेना कि यह पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की सतह के बहुत नजदीक, मतलब बहुत पास होता है, चक्कर काट रहा होगा, रुका हुआ नहीं होता है, ये चक्कर काटेगा। इसकी अपन वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी ज्यादा वेलोसिटी इसकी आती है जासूसी उपग्रह की, ठीक है। कि यह पृथ्वी की त्रिज्या के बहुत नजदीक, बहुत पास, मतलब पृथ्वी की सतह के बहुत पास चक्कर काटते हैं। सतह के काफी मतलब समीप होते हैं, सतह के काफी समीप होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं धरती के चारों तरफ। यानी कि जिस सर्कल में चक्कर काट रहा है उस सर्कल की रेडियस जो है वो धरती की रेडियस के बराबर है। जो रेडियस है उसकी रेडियस ऑफ अर्थ के लगभग बराबर है, लगभग बराबर, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेशंस अपन मान सकते हैं कि लगभग उतनी ही, मतलब कुछ किलोमीटर ही तो ऊपर है, ज्यादा ऊपर थोड़ी है। तो mv²/r, मान लो उसका द्रव्यमान m है, जो सैटेलाइट घूम रहा है, जो उपग्रह घूम रहा है, उसका मान लो कि mv²/r, r मतलब re, इक्वल टू g मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन बताओ re², ठीक है। मास से मास खत्म कर दो, यहां से re से एक re खत्म कर दो, तो जो वेलोसिटी मिलेगी √gm/r मिलेगी, √gme अपॉन me मतलब मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। me मतलब मास ऑफ अर्थ, लिख लेना, धरती का द्रव्यमान gme मास ऑफ अर्थ अपॉन re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं re से और डिवाइड कर दूं re से, तो ये क्या बन जाएगा, √g me अपॉन re² इंटू re। और इसको मैं क्या बोल सकता हूं, गुरुत्वीय त्वरण, सतह पे गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि √gr। इसकी कैलकुलेट करके देखना कितनी वेलोसिटी आएगी, √gr की वैल्यू निकाल के देखना। लिख लेना इसमें भू-स्थैतिक उपग्रह में कि यह धरती से देखने पर, हालांकि दिखेगा नहीं, पर फिर भी यह पृथ्वी से देखने पर स्थिर दिखाई देता है। कारण उसका यह है कि जितना ओमेगा, जितना कोणीय वेग पृथ्वी का है, उतना ही कोणीय वेग
उतना ही कोणीय वेग इस उपग्रह का कोणीय वेग। इसे थोड़ा सा इसको 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इस तरह से पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है। ये भूमध्य तल है, ये पक्की बात है भूमध्य तल में ही स्थित होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बल लगना चाहिए वो केंद्र की तरफ लगना चाहिए और स्थिर भी दिखाई देना है। अगर मान लो कि इसकी अक्ष बदल गई, मान लो कि ये भूमध्य तल में नहीं है, किसी और अक्षांश पे है, जैसे मान लो कि ये यहाँ पे है, तो ये ऐसे तल में घूमेगा, इस तरह से इस तल में घूमेगा। अगर ये इस तल में घूमेगा तो ओमेगा तो बराबर हो जाएगा, पर अक्ष बदल जाएगी उसकी। धरती तो घूम रही है ऐसे, वो घूम रहा है ऐसे, दोनों की अक्ष बदल गई। ओमेगा तो समान है पर अक्ष अलग अलग है, तो स्थिर दिखाई नहीं देगा। इसलिए दोनों की अक्ष भी समान होना जरूरी है, अक्ष समान होनी जरूरी है, ओमेगा समान होना जरूरी है, तभी स्थिर दिखाई देगा। और अक्ष समान कब होगी? जब वो भी भूमध्य तल में ही घूमेगा। इसलिए भूस्थितिक उपग्रह भूमध्य तल में घूमता है, ये बात भी लिख लेना। भूस्थितिक उपग्रह भूमध्य तल में घूमता है, किसी और तल में उसको नहीं घुमा सकते। किसी और तल में घुमाओगे ना तो क्या होगा? ओमेगा तो सेम हो जाएगा पर स्थिति बदल जाएगी। थोड़ा सोच के देखना, अगर दूसरे तल में घुमा दोगे तो ओमेगा दोनों का अलग अलग हो जाएगा। परिमाण एवं दिशा दोनों समान तब होगी जब दोनों एक ही अक्ष के अनुदिश घूमे। तो भूस्थितिक उपग्रह है तो उसका ओमेगा कितना होगा? पृथ्वी के ओमेगा के बराबर, और पृथ्वी का ओमेगा 2π/t, जहां पे t कितना है? 24 घंटे। अब मान लो कि इसकी केंद्र से जो दूरी है वो स्मॉल r है। केंद्र से दूरी क्या है? स्मॉल r। मान लिया मैंने केंद्र से दूरी है स्मॉल r, ठीक है। तो अगर ये वृत्त में घूम रहा है, r त्रिज्या के वृत्त में अगर ये घूम रहा है, तो टी स्क्वायर समानुपाती r क्यूब बताया था मैंने, यानी कि टी स्क्वायर, टी बराबर 2π/ओमेगा, टी स्क्वायर समानुपाती होगा r क्यूब। टी का मान 2π/ओमेगा से यहाँ लिख सकते हो, या फिर टी का मान तो अपन जानते ही है, पृथ्वी का आवर्तकाल अपनी अक्ष पे कितने समय में घूम जाती है? 24 घंटों में। यानी कि भूस्थितिक उपग्रह का आवर्तकाल कितना होगा? 24 घंटे। तो टी स्क्वायर बराबर जी मास, उल्टा लिख दिया मैंने, 1 मिनट, 4π² होता है ना, 4π² /GMS, 4π² /GMS नहीं होगा, यहाँ ME होगा, क्योंकि अब सन की जगह जो केंद्र पर कौन आ चुका है? अर्थ आ चुका है, इनटू r क्यूब, स्मॉल r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं सारी वैल्यूज डालता हूं, यहाँ पे सारी वैल्यूज जब तुम डालोगे, g का मान डालोगे, m का मान डालोगे, मास ऑफ द अर्थ, मास का, अर्थ का मास ऐसे याद नहीं करना है, अगर मान लो जरूरत पड़ती है तो प्रश्न में दे दिया जाता है। ये 4 का मान, π² का मान, और t का मान 24 घंटे, तो घंटों को मिनट और सेकंड में बदलना है। r क्यूब ही तो लिखा है, क्यूब ही तो लिखा, अच्छा स्क्वायर लिख दे कि हाँ हाँ क्यूब क्यूब क्यूब, हाँ वो हो गया, मिस हो जाता है कभी कभी, तुम समझ जाओ। सारी वैल्यूज जब मैं डालूंगा तो जो r का मान आता है वो आता है 42,000 किलोमीटर, ठीक है। r का जो मान आता है वो लगभग 42,000 किलोमीटर आता है केंद्र से, केंद्र से है ये, ध्यान रखना, केंद्र से। r मतलब धरती के केंद्र से कितनी ऊंचाई पर है? वो सतह से हो जाएगा, 6400 कम करके देखो, 36,000 के लगभग आ जाएगा। सतह से अगर निकालोगे ना, इसमें से r को माइनस करो, सतह से आ जाएगा, तो लगभग 36,000 किलोमीटर सतह से आ जाएगा। केंद्र से कितना आता है ये? लगभग 42,000 किलोमीटर। सतह से कितना आ जाएगा? लगभग 36,000 किलोमीटर। 6400 माइनस करो तो अप्रोक्स इतनी वैल्यू आएगी, 36,000 किलोमीटर। अप्रोक्स वैल्यू अपन लिख रहे हैं, ठीक है ना, याद रखना, 36,000 किलोमीटर फ्रॉम सरफेस, सतह से, है ना। तो इसे रट्टा नहीं मारना है इसका। देख लो कि पृथ्वी की त्रिज्या से कितना गुना है, लगभग 6400 से देख लो, भाग देके इसमें 36,000 का भाग 6400 से देखो तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग कुछ ये बैठेगा। लास्ट टॉपिक और देख लो, द्वितारा निकाय। द्वितारा निकाय में क्या होता है? एक
द्रव्यमान m1 होता है, ठीक है, दूसरा द्रव्यमान m2 होता है, और ये दोनों अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः चक्कर काटते हैं। किसी भी क्षण पे अगर देखोगे तो ये आमने सामने रहते हैं। जैसे मान लो किसी क्षण m1 यहाँ पे आ गया तो उस क्षण m2 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और इनका आवर्तकाल अपने को कैलकुलेट करना है, बस इतनी सी बात है। मान लो कि ये दूरी r1 है और ये दूरी है r2, दोनों का द्रव्यमान केंद्र पर मान लेते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2 है, और r1 प्लस r2 को जो है मैं कैपिटल R या स्मॉल r बोल देता हूँ। यानी कि m1 और m2 के बीच की दूरी है टोटल r। m1 से द्रव्यमान केंद्र r1 दूरी पर है और m2 से द्रव्यमान केंद्र r2 दूरी पर है। तो जैसे मान लो कि m1 से द्रव्यमान केंद्र की दूरी निकालनी, जैसे मान लो मैं r1 निकालना चाहता हूं, तो r1 की दूरी हो जाएगी m1x1, तो m1x1 0 प्लस m2x2 यानी कि m2r अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो मैं r2 निकालना चाहता हूं तो वो हो जाएगा m1r, ये अपने को द्रव्यमान केंद्र में सिखाया जाता है m1 प्लस m2, वहां पे ये सिखाते हैं दूसरा द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान उनटू बीच की दूरी, ये r1 और r2 निकल गया। अब किसी भी एक कण पर काम कर लो, किसी एक, जैसे m2 पे काम कर लेते हैं, तो m2 पर कुल बल g m1 m2 बटे r स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी तो r है, बराबर ये त्रिज्या किस त्रिज्या में घूमेगा, r2 में। तो m कौन सा है, अपन किस पे काम कर रहे हैं, m2 पे, तो m2 ओमेगा स्क्वायर r2, ठीक है। तो r2 का मान यहां से उठा के लिख दो, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बराबर m2 ओमेगा स्क्वायर, और r2 का मान हो जाएगा m1r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 m2 कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा r क्यूब, और ओमेगा को 2π/t लिखो, तो ये जो फाइनल आंसर बनेगा तुम्हारा वो बन जाएगा t स्क्वायर बराबर, ओमेगा को क्या लिख दिया 2π/t, t आवर्तकाल है। तो द्वितारा निकाय का आवर्तकाल इस तरह से होता है 4π स्क्वायर अपॉन g। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 सोल्व करना है, इसको खुद सोल्व करके देखना, g m1 प्लस m2 बन जाएगा इनटू दोनों के बीच की दूरी का क्यूब। इसको ऐसे रट्टा नहीं मारना है, ये दो तारा निकाय हो, जैसे मान लो तीन तारा निकाय है तो तीनों अपने सेंटर ऑफ मास के परितः घूमेंगे, चार तारा निकाय है तो चारों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके परितः वो घूमेंगे, ये कंसेप्ट इसमें होता है, ठीक है। बाकी की दो चीजें जो तुम्हें पढ़नी है शीट से मैंने तुम्हें बता दी है, एक तो वो लास्ट वाला टॉपिक उसके पथ के बारे में, वो उसको लिखने से कोई फायदा नहीं है, इतना सारा 2 पेज लिखेंगे क्या मतलब आ रहा है, तो उसको डायग्राम बनाएंगे लिखेंगे 15 मिनट बेकार करना है, तो उसको शीट में से पढ़ लो। और एक वो स्थिति ऊर्जा जो मैंने तुम्हें बताया था mgh, उसको भी तुम पढ़ना, वो तुम समझ जाओगे, पढ़ोगे समझ जाओगे, इनडायरेक्टली मैंने तुम्हें वो चीज पढ़ा दी है, बस अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है। gmm/r तक तो मैंने बताया ही है, gmm/r माइनस इतना तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था। अब इसमें क्या है, तुम्हें अप्रोक्सीमेशन करना है, ये r को जो है r प्लस एच लिख करके, r प्लस एच लिख करके इस h r प्लस एच को ऊपर ले जाके अप्रोक्सीमेशन करोगे ना तो वो स्मॉल mgh बनेगा, स्मॉल mgh, और तुम उसको देखना उस डेरिवेशन को, mgh जो अपन लिखते हैं वो किस कंडीशंस में लिखते हैं, mgh की कंडीशन लगा रखी है उसने। तो ग्रेविटेशन में इतना ही काफी है, और इसकी शीट करना शुरू कर दो, मैंने शीट भेज दी है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करना, सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल करो और शीट की एक्सरसाइज 1 करना शुरू कर दो, ठीक है।